एपिसोड 169 ऑर्लैंडो क्या हालचाल। अगर आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो उसे देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि आपने पिछले वीडियो में देखा कि हमारा जान नीलामी मेला में आ जाता है और वहां पर पहली चीज की नीलामी हो जाती है और अब आगे अब जैसे हमारा जान वहां पर पहली चीज की नीलामी होते हुए देखता है और वहीं पर तुरंत की तुरंत चीजों का आदान प्रदान देखता है ना, तो हमारा जान थोड़ा हैरान हो जाता है। लेकिन एक पल के बाद ही हमारा जान समझ जाता है कि ये कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पर सामने वाला व्यक्ति बाद में इंतजार करे, क्योंकि उसकी चीज बहुत ही ज्यादा महंगी है। इसलिए तुरंत की तुरंत हर चीजों का आदान प्रदान कर दिया जाता है। अब इतने में बाहुसान वहां पर एक बार और चिल्लाकर कहता है कि अब दूसरी चीज की बारी है। और है कहती बाहुसान चलता है तो अपने हाथ में एक स्क्रॉल को निकालता है जो कि सुनहरे पीले कलर का होता है। किंग कान ग्लास बॉडी टियान क्लास की निम्न स्तरीय टेक्निक, मतलब कि लेवल 4 की सबसे नीचे वाली टेक्निक। अब इतने में चलता है तो बाहुसान इस टेक्निक के बारे में बताने लगता है कि ये टेक्निक आज से 1000 साल पहले सेक्ट लियू द्वारा बनाई गई थी। अगर इस टाव की कौशल का कोई अपने सबसे उच्च लेवल पर अभ्यास करता है तो उसका शरीर किसी धातु की तरह हो जाएगा। और तो और अगर वो आदमी किसी में मुक्का देना तो वो उसका मुक्का बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। और तो और उसका शरीर किसी धातु की तरह होने के कारण वो किसी भी मुक्के को बहुत ही आसानी से सहन कर सकता है। मतलब कि ये टाव टेक्निक आक्रमण और रक्षा दोनों प्रकार से यूज की जा सकती है। और वहीं दूसरी साइड जब हमारा जान उस बंदे की ऐसी बातें सुनता है ना, तो हमारा जान थोड़ा हैरान हो जाता है कि ये डॉग स्किल इतनी ज्यादा पावरफुल है। अब इतने में बाहुसान यहाँ पर कहता है कि इस आदमी, मतलब कि जिस आदमी की ये टेक्निक है ना, वो इस टेक्निक के बदले जल आत्मीयता क्यूब विधि से बदलना चाहता है। और अगर उसके पास जल क्यूब विधि नहीं है तो इसी लेवल की अगर वो गोली भी देता है तो भी काम चल जाएगा। और भाई यह कहकर बाहुसान वहां पर मुस्कुराने लगता है। अब भाई साहब बाहुसान की यह कहते ही वहां पर लोगों में शांति पड़ जाती है। और अब इतने में वहां पर एक बूढ़ा आदमी चलता है तो वो एक नीले कलर का स्क्रॉल निकालकर बाहुसान की ओर फेंक देता है। और भाई बाहुसान चलता है तो वो अपने हाथों में उस स्क्रॉल को पकड़ लेता है और पकड़ने के बाद उसे खोलकर देखने लगता है। अब इतने में बाहुसान चलता है तो इस स्क्रॉल को बंद कर वहां पर कुछ कहने वाला होता है। तभी वहां पर दो बुड्ढे और खड़े होते हैं और वो भी एक एक स्क्रॉल निकालकर बाहुसान की ओर फेंक देते हैं। और अगले 2 मिनट के अंदर ही अंदर बाहुसान के पास 4 स्क्रॉल आ जाती हैं। और भाई साहब जब हमारा जान वहां पर बाहुसान के पास एक साथ 4 स्क्रॉल देखता है ना, वो भी इतनी आसानी से आते हुए, तो हमारा जान वहां पर थोड़ा हैरान हो जाता है। क्योंकि जब हमारे जान ने एक टियान क्लास की टेक्निक को प्राप्त किया था ना, तब उसे वहां पर जीवन और मृत्यु की लड़ाई से लड़ना पड़ा था। तब जानकर उसने वो टियान क्लास की टेक्निक प्राप्त की थी। और भाई साहब यहाँ पर तो टियान क्लास की टेक्निकों के भरमान पड़े हुए हैं। अब इतने में हमें बाहुसान को बताया जाता है जो कि चारों स्क्रॉल को अपने हाथ में ले हुआ था। अब बाहुसान चलता है तो यहाँ पर चारों स्क्रॉलों को बारी बारी से खोलकर देखने लगता है और उन्हें पढ़ने लगता है। अब पढ़ने के बाद बाहुसान चलता है तो 1 मिनट तक अपनी आंखों को बंद करता है और किसी से बात करने लगता है मन में। अब बात होने के बाद बाहुसान चलता है तो यहाँ पर 3 स्क्रॉलों को अपने अपने मानों के पास रख देता है, मतलब कि वापस लौटा देता है। और एक स्क्रॉल बचता है तो उसे वो अपने पीछे की ओर फेंक देता है। अब वो स्क्रॉल अपने मतलब कि जैसे ही अब वो स्क्रॉल अपने पीछे फेंकता है ना, तो पीछे एक काले कलर के आदमी के पास वो स्क्रॉल पहुंच जाता है। अब वो स्क्रॉल जैसे ही उस आदमी के पास पहुंचता है तो वो आदमी उस स्क्रॉल को ठीक से पढ़ता है और उसे फिर दोबारा से अपनी स्टोरेज अंगूठी में रख लेता है। और वहीं दूसरी साइड जब वो तीनों बंदे जिन्होंने बाहुसान को स्क्रॉल दिया था, तब वो ये देखते हैं कि बाहुसान ने उनके स्क्रॉलों को वापस लौटा दिया, तो वहां पर वो थोड़े गुस्सा हो जाते हैं। लेकिन वहां पर वो कुछ भी नहीं कर पाते और बाहुसान भी उन पर रत्ती भर भी ध्यान नहीं देता कि वो क्या करना चाहती हैं। अब भाई साहब इस नीलामी के बाद लगातार नीलामी चलती रहती हैं। बहुत सारी नई नई कड़ाइयाँ आती हैं जो कि बहुत ही ज्यादा उच्च लेवल की होती हैं। बहुत सारी उच्च लेवल की गोलियां भी आती हैं। बहुत सारी डाउ स्किलें भी आती हैं। नए नए डाउ की स्किल भी आती हैं। और भाई साहब ऐसी चीजों को देखकर हमारे जान के दिल में हलचल होने लगती है। हालांकि हमारे जान ने यहाँ पर किसी भी चीज में बोली नहीं लगाई थी। वो तो लिटिल पेरी डॉक्टर को एक किताब पसंद आ गई थी जो कि पॉइजन से संबंधित थी और उस किताब का नाम स्काइट क्वाइट पॉइजन कोट था, जो कि एक पॉइजन से संबंधित किताब थी। और पॉइजन गर्ल के कहने पर जान ने लेवल 8 की 5 रंगों वाली, मतलब कि 5 बिजलियों वाली 2 गोली से वो किताब को खरीद लिया था। हालांकि हमारे जान को और भी चीजों में दिलचस्पी थी, लेकिन यहाँ पर सिर्फ हमारा जान नक्शे के टुकड़े के लिए आया था। इसलिए उसने बिना फालतू में
और चीजों में बोली नहीं लगाई, और तो और इसके अलावा और भी चीजें हमारे जान के लिए इतने काम भी की भी नहीं थी, इसलिए भी उसने बोली नहीं लगाई। अब इतने में हमें उस किताब के बारे में बताया जाता है जो कि पॉइजन गर्ल के कहने पर हमारे जान ने खरीदी हुई थी पॉइजन गर्ल के लिए। उस किताब के बारे में बताया जाता है कि आज से बहुत सालों पहले एक डाउ शैंग लेवल वाले बंदे ने वो किताब को लिखी थी, मतलब कि वो स्क्रॉल बनाया था, और तो और उसे मतलब कि उस डाउ शैंग लेवल वाले बंदे को पॉइजन बहुत ही ज्यादा पसंद था, इसलिए वो नए नए ट्रायल अपने पॉइजन के करता रहता था, और जो भी ट्रायल उसका सफल होता था वो ट्रायल वो उस किताब में लिख देता था। अब यहाँ पर ऐसी नीलामी होती रहती है और बहुत सारी अजीब और गरीब चीजें आती रहती हैं, लेकिन हमारा जान वहाँ पर बहुत ही ज्यादा दुख लग रहा होता है, क्योंकि हमारा जान जिस चीज को यहाँ पर लेने के लिए आया हुआ था अभी तक वो चीज उसके सामने नहीं आई थी। अब इतने में यहाँ पर बाओ शैन चलता है तो मुस्कुराने लगता है, और मुस्कुराने के बाद वहाँ पर एक पीले कलर का टुकड़ा ले आता है जो कि दिखने में त्वचा जैसा लग रहा होता है, मतलब कि खाल जैसा लग रहा होता है। और भाई साहब जैसे हमारा जान वहां पर बाओ शान के हाथों में वो टुकड़ा दिखता है ना, तो हमारा जान थोड़ा हैरान हो जाता है, क्योंकि हमारा जान जानता है कि इस टुकड़े को वो पिछले 10 सालों से ढूंढ रहा है। इतने में बाओ शैन उस टुकड़े को हाथ में लेकर वहां पर बोलने लगता है कि ये टुकड़ा कोई शक्तिशाली टुकड़ा नहीं है, इस टुकड़े में कोई शक्तियां भी नहीं छुपी हैं, ये टुकड़ा एक नॉर्मल टुकड़ा है। लेकिन हमारी जानकारी के हिसाब से और बहुत सारी रिसर्च करने के बाद हमें पता चला है कि ये टुकड़ा तीसरे नंबर की सबसे पावरफुल हेवनली फ्लेम का है, जिसका नाम प्योरे फाइन डेमन लोटस फ्लेम है, और तो और इस हेवनली फ्लेम को हेवनली फ्लेम रैंकिंग में तीसरा स्थान दिया गया है। और भाई साहब जैसे वहां पर सभी के सभी लोग बाओ शान की ऐसी बातें सुनते हैं ना, तो वो गौर से उस टुकड़े को देखने लगते हैं, क्योंकि वो एक बात अच्छी तरह से जानते हैं कि किसी भी के पास भी इस प्रकार की हेवनली फ्लेम का होना उसके लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक है, क्योंकि इस प्रकार की हेवनली फ्लेम हमेशा उस व्यक्ति की मदद करेगी जो व्यक्ति दूसरे से लड़ रहा है। और तो और इस प्रकार की मतलब कि इतनी कम रैंक वाली हेवनली फ्लेम बहुत ही ज्यादा खास होती है, क्योंकि इस प्रकार की हेवनली फ्लेम बहुत ही ज्यादा विनाशकारी होती है, इसलिए कोई भी बंदा उससे पंगा लेना नहीं चाहता है। और भाई साहब जैसे बाओ शैन वहां पर एक कहता है ना, तो पूरा हॉल एकदम शांत पड़ जाता है, और तो और वो इस बात को अच्छी तरह से जानता था बाओ शैन कि ये टुकड़ा बहुत ही ज्यादा खास है, इसलिए उसने इस टुकड़े को इतना लेट निकाला था। अब इतने में बाओ शैन चलता है तो यहाँ पर कहने लगता है कि इस व्यक्ति को मतलब कि जिस व्यक्ति का ये नक्शे का टुकड़ा है वो इसके बदले टियर 8 की 6 लाइटनिंग वाली गोली चाहता है। गोलियों की संख्या जितनी भी हो सकती है उससे उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कम से कम 6 लाइटनिंग वाली रैंक 8 की गोली चाहिए। अब भाई साहब यह कहकर बाओ शैन चलता है तो वहां पर मुस्कुराने लगता है। अब इसके बाद वहां पर गोलियां स्टार्ट होती हैं। टियर 8 की 6 लाइटनिंग वाली 3 गोलियां, टियर 8 की 6 लाइटनिंग वाली 5 गोलियां, टियर 8 की 6 लाइटनिंग वाली 7 गोलियां, और भाई साहब अगले 2 मिनट में ही 9 गोलियों तक कीमत पहुंच जाती है। और भाई साहब जब हमारा जान वहां पर उस नक्शे की ऐसी कीमत बढ़ती हुई देखता है ना, तो हमारा जान वहां पर अवाक रह जाता है कि ये नक्शे का टुकड़ा सबको इतना आकर्षित कर रहा है। अब इसके बाद गोलियां चलती रहती हैं, लेकिन हमारे मास्टर यालाओ चलते हैं तो वो बिल्कुल भी गोलियां नहीं लगाते। हालांकि हमारा जान जानता है कि मास्टर यालाओ इंतजार कर रहे हैं कि गोलियों की सबसे तेज कीमत तब कब होगी, और वो मौका मिलते ही गोलियों का बोली लगाएंगे। अब धीरे धीरे बोली बढ़ती रहती है और कुछ कमजोर लोग पीछे हटने लगते हैं। अब इतने में मास्टर यालाओ चलते हैं तो वहां पर जोर से चिल्लाकर कहते हैं 8 गोलियां। और भाई जब हमारा जान वहां पर मास्टर यालाओ की आवाज सुनता है ना, तो वहां पर एक वो राहत की सांस लेने लगता है, और वो समझ जाता है कि अंततः मास्टर यालाओ ने बोली लगाना शुरू कर दिया है। हालांकि हमारे जान को इस बात की उम्मीद नहीं थी, या फिर उम्मीद थी कि वो मास्टर यालाओ टुकड़ा प्राप्त कर पाएंगे या फिर नहीं। और भाई एक और बंदा जिसने इससे पहले मतलब कि मास्टर यालाओ से पहले बोली लगाई थी ना, जब वो मास्टर यालाओ की बात सुनता है ना, मतलब कि उनकी बोली सुनता है ना, तो वो थोड़ा मास्टर यालाओ से गुस्सा हो जाता है, लेकिन फिर वो अपने दांत पीसता है और वहां पर फिर जोर से चिल्लाकर कहता है कि रैंक 8 की 8 रंगों वाली एक गोली। और भाई साहब जैसी इस आदमी ने एक गोली लगाई ना, तो वहां पर एकदम शांति छा जाती है, क्योंकि 8 रंगों वाली गोली बहुत ही ज्यादा खास होती है। और भाई मास्टर यालाओ जब उसकी आवाज सुनते हैं ना, तो मास्टर यालाओ भी चलते हैं तो वहां पर चिल्लाकर कहते हैं 3 गोलियां 8 रंगों वाली। और भाई साहब जैसे वहां पर मास्टर यालाओ की आवाज सभी लोग सुनते हैं तो उस हॉल में एकदम शांति छा जाती है। और तो और जिस व्यक्ति ने अभियाल 8 रंगों वाली एक गोली की कीमत लगाई थी ना, वो भी तुरंत पीछे हट जाता है। और वहीं जब दूसरी ओर मास्टर यालाओ इतनी हाई कीमत लगा देते हैं और उस व्यक्ति को भी पीछे हटती हुई देखते हैं, जिस व्यक्ति ने कुछ समय पहले ही गोली लगाई थी, तो हमारा जान वहां पर राहत की सांस लेने लगता है। अब इसके बाद वहां पर हमारा जान कुछ बोलने वाला होता है, तभी मास्टर यालाओ
वहाँ पर हमारे जान से कहते हैं कि इतनी जल्दी तुम्हें खुश नहीं होना चाहिए। अब इतने में वहाँ पर एक और आवाज आती है, 5 गोलियां। अब भाई साहब जैसे हमारा जान वहाँ पर 8 रंगों वाली 5 गोलियां सुनता है ना, तो हमारे जान का चेहरा हिल जाता है। अब इतने में हमारा जान चलता है तो वहाँ पर एक पत्थर की कुर्सी पर दुबली पतली आवृत्ति को देखने लगता है, जिसने एक गोलियां लगाई थी। और भाई जब वो दुबली पतली आवृत्ति जान को अपनी ओर देखती हुई देखती है ना, तो वो भी हमारे जान की ओर देखती है। अब जैसी वो हमारे जान की ओर देखती है ना, तो अंतरिक्ष में एकदम उतार चढ़ाव आने लगता है और तो और जान को उस व्यक्ति से अपने ऊपर दबाव भी महसूस होने लगता है। और भाई जब मास्टर यावलाव जान के ऊपर दबाव महसूस करते हैं ना, तो मास्टर यावलाव चलते हैं तो वहाँ पर हाथ हिलाते हैं और उनके हाथ हिलाते ही वो दबाव वहाँ से एक पल में ही गायब हो जाता है। और अब इतने में हमारा जान यहाँ पर समझ जाता है कि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा पावरफुल लोग हैं। अब इतने में वहाँ पर मास्टर यावलाव चलते हैं तो हमारी जान से कहने लगते हैं कि ध्यान से, ये व्यक्ति वानसेंग लेवल से आधा फीट दूरी पर ही है, इसलिए अपना ध्यान रखो। और भाई साहब जब हमारा जान वहाँ पर मास्टर यावलाव की ऐसी बातें सुनता है तो हमारा जान थोड़ा और वहाँ पर हैरान हो जाता है और वो समझ जाता है कि स्थानीय मेले में बहुत सारे विशेषज्ञ छुपे हुए हैं। अब इतने में वहाँ पर मास्टर यावलाव चलते हैं तो वहाँ पर चिल्लाकर कहते हैं, 8 लाइटनिंग पिल वाली रैंक 8 की 8 गोलियां। और भाई साहब जैसे वहाँ पर मास्टर यावलाव ये कहते हैं ना, तो वो वहाँ पर मन में सोचने लगते हैं कि ये कीमत तो कुछ ज्यादा ही हो गई है। अब जैसे यहाँ पर हमारे मास्टर यावलाव 8 रंगों वाली रैंक 8 की 8 गोलियों की बोली लगा देते हैं ना, तो वहाँ पर बाव शान चलता है तो वहाँ पर चिल्लाकर कहने लगता है कि क्या कोई है यहाँ पर जो इस व्यक्ति से ज्यादा इस नक्शे की कीमत लगा सकता है। अब भाई साहब जैसी बाव सैन की यहाँ पर आवाज गूंजती है ना, तो सभी के सभी लोग पहले हमारे मास्टर यावलाव को देखते हैं और फिर इसके बाद उस व्यक्ति की ओर देखने लगते हैं जिस व्यक्ति ने कुछ समय पहले ही 8 लाइटनिंग वाली रैंक 8 की 5 गोलियों का बोली लगाई थी, उस व्यक्ति की ओर देखने लगते हैं। अब इतने में ये व्यक्ति चलता है तो यहाँ पर मतलब कि अपना सिर उठाता है और सिर उठाने के बाद वहाँ पर चिल्लाकर कहता है कि एक रैंक 8 की 9 रंगों वाली औषधीय गोली। और भाई साहब जैसे वहाँ पर उस दुबले पतले आदमी की यहाँ पर सभी लोग आवाज सुनते हैं ना, तो वो एकदम अवाक रह जाते हैं और वहाँ पर सभी लोग उस दुबले पतले आदमी को देखकर कहने लगते हैं कि ये आदमी सच में पागल हो गया है जो इस प्रकार की बोली लगा रहा है। और भाई वो आदमी जोर जोर से हंसने लगता है। और फिर इतने में अब ये आदमी चलता है तो वहाँ पर हमारे मास्टर यावलाव की ओर देखकर कहता है कि अगर तुम आगे बोली लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो, अब इससे आगे मैं बोली नहीं लगाऊंगा। और भाई मास्टर यावलाव चलते हैं तो एक पल के लिए उस आदमी की ओर देखते हैं और फिर देखने के बाद अपनी उंगलियों को कुर्सी पर थपथपाते हैं और कुर्सी ऊपर थपथपाने के बाद फिर हमारी जान से मन ही मन में बात कर रहे होते हैं। मतलब कि फिर हमारी जान से कहते हैं कि इस व्यक्ति को मैं जानता हूँ, इससे मुझे कुछ पुराने हिसाब किताबों को भी चुकता करना है, इसलिए मेरे ख्याल से हमें अब बोली नहीं लगाना चाहिए। और भाई हमारा जान भी समझ जाता है कि मास्टर यावलाव क्या कहना चाहती है, क्योंकि हमारा जान जानता है कि अब दोबारा से वही चीज रिपीट होने वाली है जो आज से बहुत सालों पहले ब्लैक कॉर्नर में रिपीट हुई थी। मतलब कि किसी और ने ये नक्शे का टुकड़ा हमारे जान के हाथों से निकाल लिया था और फिर हमारा जान उसके हाथों से वो नक्शे का टुकड़ा ले आया था। वही चीज आज दोबारा से रिपीट होने वाली है। अब इतने में ये काले कपड़े पहने दुबले पतला आदमी चलता है तो अपनी स्टोरी अंगूठी से एक खरगोश को निकालता है और उस खरगोश को एक पल के देखने के बाद बाव सैन की ओर फेंक देता है। अब जैसे ये खरगोश बाव सैन की ओर तेजी से जा रहा होता है ना, तो रास्ते में जितने भी आदमी बैठे हुए थे उनकी नजर उन खरगोश पर पड़ती है और वो उसे छीनना तो चाहते थे, लेकिन फिर वो एक पल के बाद ही रुक जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर हमने यहाँ पर दंगा मचाया तो हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। अब देखते ही देखते एक खरगोश बाव सैन के पास पहुंच जाता है। बाव सैन जैसे ही इस खरगोश को देखता है तो वो एक पल के लिए इसे देखता रहता है और इसके अंदर की जांच करने लगता है। अब जैसे ही बाव सैन इसके अंदर की जांच करता है तो उसे दिखता है कि इस खरगोश के अंदर बहुत सारी शुद्ध शक्तियां भरी हैं। अब इसके बाद बाव सैन चलता है तो इसे उसी बंदे की ओर फेंक देता है जिस बंदे के पास एक टुकड़ा था। अब जैसे ही वो टुकड़ा बाव सैन के हाथ में आता है ना, तो बाव सैन चलता है तो इस टुकड़े को उसी दुबले पतले आदमी की ओर फेंक देता है। और भाई जब वो दुबला पतला आदमी ये देखता है कि वो टुकड़ा उसके पास आ गया है तो वो प्रसन्न हो जाता है और उस टुकड़े को वो अपनी स्टोरेज अंगूठी में रख लेता है। और भाई जब हमारा जान उस टुकड़े को उस दुबले पतले आदमी को अपनी स्टोरेज अंगूठी में रखते हुए देखता है ना, तो हमारा जान उसे गौर से देखने लगता है, लेकिन फिर वो मुस्कुराने लगता है कि ये आदमी तो गया, अब इस आदमी का कुछ भी नहीं हो सकता। अब इतने में यहाँ पर बाव सैन कहता है कि इस नीलामी की लास्ट चीज कोई चीज नहीं है बल्कि एक खुफिया जानकारी है जो कि कुछ ही समय बाद सेंटर फ्लेम में हर जगह फैल जाएगी। और भाई ये कहती बाव सैन यहाँ पर मुस्कुराने लगता है, लेकिन वहाँ पर बाव सैन कहता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, हम इस जानकारी के लिए किसी से भी इनाम नहीं मांगेंगे। अब जैसे बाव सैन यहाँ पर एक कहता है कि वो किसी भी प्रकार का इनाम नहीं मांग रहा है इन लोगों से और जानकारी मुफ्त में दे रहा है, तो यहाँ पर सभी के सभी बंदे बाव सैन की ओर गौर से देखने लगते हैं कि आखिर इसके दिमाग में चल क्या रहा है। और भाई बाव सैन जब सभी की आंखें अपनी ओर घूरती हुई देखता है ना, तो वो मुस्कुराने लगता है। लेकिन अब इतने में बाव सैन चलता है तो उसकी धीमी आवाज
इस हॉल में गूंजती है। पौराणिक बोधिसत्व प्राचीन वृक्ष, जिसके बारे में अफवाह है कि यह वृक्ष किसी भी व्यक्ति के जीवन को एक डाउ शेंग लेवल में पहुंचाने की मौका देता है, मतलब कि अनुमति देता है। 10,000 वर्षों के बाद दोबारा से इस दुनिया में आने वाला है, मतलब कि बोधिसत्व वृक्ष दोबारा से इस दुनिया में आने वाला है, जो हर किसी को, मतलब कि किसी भी व्यक्ति को डाउ शेंग लेवल में पहुंचा सकता है। और भाई साहब जैसे यहाँ पर डाउ शेंग की वहां पर ऐसी बातें सुनते हैं ना सभी लोग, तो उस जगह पर एक बॉम्ब फट जाता है और पूरा हॉल एकदम हंगामे में बदल जाता है। और तो और कुछ लोग वहां पर खड़े भी हो जाते हैं, क्योंकि वो इस खबर के कारण अपने आप को नियंत्रित ही नहीं कर पाते। क्योंकि अगर इस डाउकी का सबसे कीमती खजाने को एक साथ रख दिया जाए ना, तो इसमें बोधिसत्व वृक्ष तीसरे नंबर पर रहेगा। अब इसके बाद हमें फिर बोधिसत्व पेड़ के बारे में बताया जाता है कि इस पेड़ को पुनर्जन्म वृक्ष के रूप में भी जाना जाता है। यह पेड़ 1000 साल में चक्र में बढ़ता है, और तो और यह 100 चक्रों के बाद ही परिकृष्ट होता है। इतनी लंबी अवधि के बाद अधिकांश चीजें नष्ट हो जाती हैं। मतलब कि अगर कोई भी बोधिसत्व पेड़ नया, मतलब कि कोई भी नया पेड़ जो कि बोधिसत्व का है, अगर वो पूरी तरह से विकसित होना चाहता है ना, तो उसे एक परिक्रमा देना पड़ता है, मतलब कि चक्र के रूप में गुजरना पड़ता है। और ये एक चक्र 100 सालों में पूरा होता है, और ऐसा ही ऐसा उसे 100 चक्र देने पड़ते हैं। सॉरी 100 सालों में 1000 सालों में एक चक्र पूरा होता है, और ऐसे ही ऐसे 100 चक्र लगते हैं। मतलब कि 1,00,000 साल में एक पेड़ बनेगा बोधिसत्व का, ठीक है। हालांकि बोधिसत्व बहुत सालों से नहीं देखा गया था, लेकिन फिर यह अफवाह मानी जाती है कि बोधिसत्व वृक्ष हर 1000 साल बाद एक बार देखने को मिलता है। और तो और जब भी ये वृक्ष सामने आता है ना, तो इस पूरी दुनिया के पावरफुल लोग इसके पीछे जाते हैं, और तो और सारे महाद्वीप में हलचल भी मच जाती है। और तो और ये अफवाह भी मानी जाती है कि बोधिसत्व के हाथों से बहुत सारे लोग, मतलब कि बोधिसत्व के पेड़ से लड़ते हुए बहुत सारे लोग जो कि डाउ शेंग लेवल पर थे, वो भी मारे गए थे। अब इसके बाद हमें बताया जाता है कि पुरानी पुस्तकों के मुताबिक इस दुनिया में सिर्फ एक ही बोधिसत्व पेड़ उगता है, और जब तक वो पूरी तरह से नष्ट नहीं हो जाता, जब तक कि दूसरा बोधिसत्व पेड़ नहीं उगता है। और तो और इस बोधिसत्व की स्वयं की बुद्धिमानिता रहती है, मतलब कि स्वयं की बुद्धि रहती है, जो अपनी बुद्धि से हर कोई काम कर सकता है, मतलब हर किसी का काम कर सकता है। और तो और ये बोधिसत्व जब तक सामने नहीं आता है, जब तक कि वो पूरी तरह से तैयार ना हो जाए। और तो और एक खोखले शब्द नहीं है। अगर किसी व्यक्ति को सच में डाउ शेंग लेवल पर पहुंचना है, तो उसके बदले, मतलब कि जो व्यक्ति का हृदय होता है ना, उसके बदले बोधिसत्व का हृदय लगा दिया जाए, तो वो बंदा डाउ शेंग लेवल पर बहुत ही आसानी से पहुंच सकता है। अब इसके बाद हमें बताया जाता है कि एक आदमी ने ऐसा किया भी है, और वो डाउ शेंग लेवल पर पहुंचा भी है। अब भाई साहब जैसी वहां पर ऐसी ऐसी बातें होती है ना उस हॉल में, तो सभी के सभी लोग एकदम ऐसी बातें सुनकर वहां पर पागल हो जाते हैं। और तो और यहाँ के सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर उन्हें एक बोधिसत्व पेड़ मिल गया, तो वो पक्का डाउ शेंग लेवल में पहुंचने में कामयाब हो जाएंगे, जो कि इस दुनिया में फिलहाल के लिए सबसे पावरफुल लेवल है। और तो और यहाँ पर कुछ बंदे सोचने लगते हैं कि अगर उन्हें बोधिसत्व पेड़ या फिर उसका हृदय प्राप्त नहीं हुआ, तो कम से कम उससे उन्हें बोधिसत्व बीज तो प्राप्त हो ही जाएगा, जो कि बानसेंग लेवल पर पहुंचा सकता है। और भाई साहब जैसे वहां पर कुछ बंदे बोधिसत्व बीज का नाम भी सुनते हैं, तो वो और भी ज्यादा पागल हो जाते हैं। और भाई बगल में जो मास्टर यावला बैठे हुए थे ना, वो वहां पर एक राहत की सांस लेते हैं। और भाई हमारा जान इन सारी बातों को सुनकर वो तो एकदम चकनाचूर हो जाता है, मतलब कि चकबूल हो जाता है कि वो क्या कर रहा है और क्या कर सकता है। क्योंकि इस प्रकार की जानकारी को प्राप्त करने के बाद कोई भी व्यक्ति शांत बिल्कुल भी नहीं बैठ पाएगा। अब इतने में वहां पर मास्टर यावला कहते हैं कि ये सच में बोधिसत्व वृक्ष है। और भाई जब हमारा जान वहां पर मास्टर यावला की ऐसी बातें सुनता है ना, तो वो एक पल के लिए सोचता है, और फिर सोचने के बाद उसे अचानक याद आता है कि उसके पास भी एक बोधिसत्व का बीज है, जो उसे पॉइजन गर्ल का इलाज करते समय बोधिसत्व लिक्विड से प्राप्त हुआ था। अब इतने में इसी हॉल में हमें उसी आदमी को बताया जाता है जिसने ये खबर यहाँ पर दी थी, मतलब कि बाओ सैन को, जो कि वहाँ पर सभी को आपस में बात करते हुए दिख रहा होता है और मुस्कुरा रहा होता है। हालांकि उसके मन में ख्याल आ रहा था कि अगर वो जगह इतनी खतरनाक नहीं होती जिस जगह पर एक बोधिसत्व पेड़ आने वाला है, तो वो स्वयं जाता अपने क्लैन के लोगों को लेकर और वहां से वो कीमती चीज ले आता। लेकिन फिर वो दूसरे पल ही इन ख्यालों को छोड़ देता है, क्योंकि वो जानता है कि वो जगह बहुत ही ज्यादा खतरनाक है जहां पर ये पेड़ आने वाला है। अब इतने में यहाँ पर
बाओसेन से लोग पूछने ही वाले थे, तभी वहां पर एक बूढ़े की आवाज आने लगती है कि बाओसेन, क्या मैं जान सकता हूँ कि बोधिसत्व प्राचीन वृक्ष कहाँ पर प्रकट होने वाला है। और भाई साहब उस आदमी की यह पूछती ही हॉल में एकदम शांति छा जाती है, क्योंकि वो इसी सवाल को बाओसेन से पूछना चाहते थे। और जैसे ये सवाल उस व्यक्ति ने बाओसेन से पूछा था ना, तो हॉल में एकदम शांति छा जाती है। और तो और ये शांति इतनी ज्यादा रहती है कि अगर बाओसेन ने ये बात को बताने से इनकार कर दिया तो यहाँ के सभी लोग बाओसेन पर हमला कर देंगे। लेकिन वहां पर बाओसेन चलता है तो मुस्कुराने लगता है, और फिर मुस्कुराने के बाद वहां पर कहता है कि आप लोग निश्चिंत रहें, अब मैं इस बारे में बोल ही दिया हूं तो मैं इस बात को कैसे छुपा सकता हूं। यह बुजुर्ग व्यक्ति कुछ भी नहीं छुपाएगा, मतलब कि मैं बाओसेन कुछ भी नहीं छुपाऊंगा यहाँ पर। अब इतने में बाओसेन चलता है तो यहाँ पर उस स्थान का नाम बताता है कि वह स्थान जहाँ पर ये वृक्ष इस बार प्रकट होने वाला है वे अनजान स्थान नहीं है, वो स्थान उत्तरी पूर्वी सीमा पर स्थित बंजर भूमि का क्षेत्र है। और भाई साहब जैसे यहाँ पर बाओसेन प्राचीन बंजर पूर्वी भूमि का नाम लेता है ना, तो यहाँ पर हॉल में एकदम शांति छा जाती है। और तो और वहाँ पर बहुत सारे विशेषज्ञ थे ना, उनकी आंखों में भी चिंता के भाव आ जाते हैं, क्योंकि ये वाला क्षेत्र बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। अब इतने में हमारे जान को बताया जाता है, जो कि पूर्वी बंजर भूमि के बारे में सोच रहा होता है, क्योंकि हमारे जान ने इस जगह का नाम सुना है कि ये जगह कितनी ज्यादा खतरनाक है। और तो और ये स्थान अभी के टाइम इस महाद्वीप का सबसे पुराना स्थान है, क्योंकि उस स्थान पर बड़े बड़े जानवर उपलब्ध हैं। वहाँ का मौसम लगातार बदलता रहता है, और तो और हवा में बहुत ही घना पॉइजन भी फैला हुआ है। और तो और वहाँ के जो जानवर है ना, वो प्राचीन काल के वंशज है, मतलब कि प्राचीन काल के वंशजों के जानवर हैं, जिनकी पावर बहुत ही ज्यादा भयानक है। और तो और ये जानवर इतने पावरफुल है कि उनका मुकाबला, मतलब कि कुछ जानवरों का मुकाबला ड्रैगन जनजाति से भी किया जा सकता है। यदि दूसरे शब्दों में कहा जाए तो यदि फिनिक्स जनजाति भी उस जंगल में प्रवेश करती है ना, तो वो भी पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी। और तो और ये जानवर खून के प्यासे और बहुत ही ज्यादा हिंसक थे। हालांकि उनके पास किसी भी प्रकार की बुद्धि नहीं है, फिर भी उनकी ताकत बहुत ही ज्यादा है। और तो और 2 डाउ जोंग के 9 स्टार के पीक वाला बंदा भी यह नहीं कह सकता कि वो उन जानवरों से बचकर बाहर निकल सकता है। और तो और इस जंगल में लाखों की तादाद में बहुत सारे विशेषज्ञ भी गायब हो चुके हैं। इसी बात से हम पता लगा सकते हैं कि ये जंगल कितना ज्यादा पावरफुल होगा, मतलब कि ये प्राचीन बंजर भूमि कितनी ज्यादा रहस्यमय होगी और उसकी जानवरों की ताकत कितनी ज्यादा होगी। और तो और कई विशेषज्ञों को वहाँ पर लुप्त होने के बाद कोई भी उस जंगल में जाने की हिम्मत नहीं करता। और तो और एक और कारण बताया जाए तो ये भूमि यहाँ से बहुत ही दूर थी, इसलिए कोई भी वहाँ पर जाने में इच्छा नहीं रखता था। हालांकि यहाँ के विशेषज्ञों को, मतलब कि इस हॉल में जितने भी विशेषज्ञ बैठे हैं ना, उन्हें उम्मीद नहीं थी कि बोधिसत्व पेड़ उस बंजर भूमि में प्रकट होगा। अब इतने मास्टर यालाओ चलते हैं तो यहाँ पर हमारे जान से कहने लगते हैं कि कोई भी आश्चर्य की बात नहीं है कि बाओशान इस जानकारी को सभी को बता रहा है, क्योंकि वो जगह बहुत ही ज्यादा रहस्यमय है। अगर बाओशान का दल और बाकी के 2 दल जो इस मेले को करा रहे हैं ना, अगर वो भी अपनी पूरी फोर्स के साथ उस जंगल में जाएंगे ना, तो उनको भी पक्का विश्वास नहीं है कि वो उस जंगल से वापस आ सकती हैं। इसलिए ये तीनों दलों ने यहाँ पर ये फैसला किया होगा कि इस जानकारी को सबको दे दिया जाए, ताकि वहाँ पर अधिक से अधिक लोग इकट्ठा हो और उनका लाभ उठाकर ये बोधिसत्व को प्राप्त कर सके। और भाई साहब मास्टर यालाओ के कहती ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर, बाय।